गाजा की सीक्रेट वॉर कंफर्म हो गई है। याद रखिएगा, अमरीश मिश्रा स्पीच ने सबसे पहले यह रहस्य उद्घाटन आपके सामने किया था। और आज द क्रेडल में खबर भी आ गई है कि 200 हमास के फाइटर्स राफा में जो इजरायली येलो लाइन है उसके पीछे यानी इजरायली एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, टनल के नीचे। उनको इजराइल कह रहा है कि वो फंसे हुए हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, वो सरेंडर करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इजरायली सोल्जर्स को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और भी पहुंचा रहे हैं, जिसकी खबरें नहीं आ रही है। यह बात कंफर्म हुई है। और यहां तक यह बात है कि इजराइल ये सोच रहा है कि इन 200 को यहां से निकालो, वरना ये और लोगों को मारेंगे। ये देखिए बड़ी खबर है, इसके बारे में थोड़ा तफसील से हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, ईरान में जबरदस्त तरीके से जो कल एनिवर्सरी थी 3 नवंबर, यानी 3 नवंबर 1979 को मैंने बताया था आपको कल कि जो यूएस एम्बेसी का टेक ओवर हुआ था उसकी जो 46th एनिवर्सरी मनाई गई कल। अभी वो चल रही क्योंकि वो टेक ओवर कई दिन चला था। उसपे एक हॉलीवुड की बेकार फिल्म भी बनी है जिसमें बेन एफ्लेक वगैरह है, जिसमें इरानियंस को विलन दिखाया गया। खैर वो सब अभी जो ईरान ने किया है इसको पूरा उन्होंने एक अभियान बना दिया। और अभियान ये बना दिया है ग्लोबल मतलब कैंपेन अगेंस्ट ग्लोबल अहंकार, लिटरली ग्लोबल अहंकार के खिलाफ, कि ग्लोबल एरोगेंस के खिलाफ, वैश्विक अहंकार के खिलाफ जो भी एक पूरा कैंपेन चला दिया। उसमें वीडियोस भी बड़े जबरदस्त आए, आज भी कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा सा व्यूज पिकअप हुए हैं, उसको और आपको मजबूती से आना है। जैसे ही हम आपको नोटिफिकेशन मिले तुरंत आ जाइए। उसके साथ साथ इस पे कमेंट करना मत भूलिएगा। 1000 कमेंट मुझे अभी भी नहीं मिल रहे हैं। इस चीज को प्लीज ध्यान रखिए, इस वीडियो पे 1000 कम से कम कमेंट होने चाहिए। तो 2 हेडलाइन मैंने आपको बताई। तीसरी हेडलाइन, इराक ने अमेरिका से साफ साफ कह दिया है कि जो इराकी रेजिस्टेंस है वो डिसआर्म नहीं होगा जब तक अमेरिकन फोर्सेस इराक में रहेंगे। और अमेरिकन फोर्सेस इराक में क्यों है? अब वजह क्या है? आईसिस से लड़ने आई थी, आईसिस तो खत्म हो गया, अब क्यों है? क्या नया आईसिस पैदा करना चाहती हैं? इस तरह की गर्मागर्म एक बातचीत हो रही है इराक से। इराक के भी तेवर नए तरह के हैं। उसके बाद जोहर ममदानी का जो चुनाव न्यूयॉर्क में आज 4 नवंबर आज पोलिंग होनी है, मैंने उसके बारे में बताया था आपको। और एक वो अगर उसकी जीत होती है तो डेमोक्रेटिक पार्टी एक रेडिकल डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा ऐसा एक इंडिकेशन आएगा। जोहर ममदानी देखिए डार्क हॉर्स है, आगे वो कुछ भी कर सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी इस समय एकदम खत्म हो गई है क्योंकि उसका लिबरल प्लेटफॉर्म कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो खुद ही राइट विंग हो गई। तो अब उसको लेफ्ट विंग होने के सिवा कोई चारा नहीं सर्वाइव करने की। तो ये जो चौथी बात है इस पे भी हम बात करेंगे। लेबनान में कुछ घटनाएं घटी, इजराइल की पूरी एनालिसिस लेबनान के बारे में आई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर आप बताइए, अब फिर उसके बाद इजरायली जो पुलिस है उसमें एक विद्रोह जैसी स्थिति है और उसको लेके इजराइल में बहुत भारी चिंता है। फिर देखिए इजराइल कहीं ना कहीं ये मानने को मजबूर हो गया है कि जो सीज फायर हुआ है ये उसकी हार है, और हिजबुल्लाह के साथ जो वो युद्ध नहीं शुरू कर पा रहा है इसकी भी बड़ी वजह है कि उसको यहां पर सीज फायर करते देखा गया और जिससे इजरायली सोल्जर्स का मोराइल गिर गया। अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको देखिए 3-4 वीडियो दिखाना चाहता हूं। कुछ बड़े पॉजिटिव वीडियोज आए। एक तो देखिए गाजा के अंदर जो गाजा सिविल डिफेंस फोर्स है जो हमास की है, उसने कैसे एक दीवार को गिरा के पूरी बिल्डिंग को गिरने से बचा लिया। फिर देखिए कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्ताव पेड्रो, उन्होंने इजराइल से सारे रिश्ते खत्म कर दिए, कतर में अपना एक एम्बेसी खोली है दोहा में। पहले से थी, थोड़ा उसको और एक्सपैंड किया। और गाजा के बच्चों को जो कई बच्चे ऐसे बीमार हैं जिनको कोई ले नहीं रहा है, अरब मुल्क भी ठीक से नहीं ले रहे, तो वहां उन्होंने लिया। दोहा में गुस्ताव पेड्रो पहुंचे और बच्चों से उन्होंने मुलाकात की, गाजा के बच्चे। उसके बाद आप देखिए एक स्पिरिट
एक महिला गाजा के अंदर कह रही है कि हमास हमसे है, हम हमास से हैं। احنا الجيل اللي حيعمر غزة. احنا لولانا، احنا لو ما كناش الجيل اللي حنعمره ما غزة مش هتتعمر. احنا الجيل الكويس، احنا الجيل اللي حنكون احنا غزة، احنا اللي حنصنع غزة. لو ما ساعدوناش، لو ما دخلناش اي مواد انه نقدر نساعدها، مواد تقل. ये वीडियो भी ये साबित कर देता है कि हमास की इतनी पॉपुलैरिटी गाजा में है कि उसको कोई हिला नहीं सकता है, कोई कुछ कर नहीं सकता। और इसमें देखिए एक खबर और मैं हेडलाइन जो बताना भूल गया था, ट्रंप ने अपना कोई जो गाजा पीस प्लान है उसके सेकंड फेज के बारे में भी कुछ बातें की हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ आप देखिए तो ये जो आपको मैंने 3 वीडियोस दिखाए, ये एक मूड दिखा रहा है। अच्छा, स्थितियां जो हैं गाजा में काफी वो हद तक इंप्रूव की है, हालांकि एक गाजा का सिविलियन शहीद हुआ है, अभी भी जो एड है वो नहीं पहुंच रही है, वो सारी चीजें हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी भूमिका नहीं निभा रही है, लेकिन लोकल लेवल पे हमास और रेजिस्टेंस के फैक्शंस और उसके साथ साथ गाजा की जनता वो पूरी तन्मयता से लगी है। हमास ने कई इजरायली कैप्टिव्स के जो रिमेन्स 28 डेड बॉडीज जो लौटानी थी उसमें से 17 लौटा दी, और कुछ तो इजरायली लाइन के उधर जो येलो लाइन के उधर पाई गई, और भी उसमें बहुत सारे कुछ खुलासे हुए हैं जो आज मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। कल मैं उसको आपको बताऊंगा वो जो उसको लेके। लेकिन देखिए अब मैं शुरू करता हूं। सबसे बड़ी बात, जो सीक्रेट वॉर चल रही है, जो 200 हमास के फाइटर्स हैं, और ये अभी केवल इजराइल ने जो डिस्क्लोज किया है, उसके पीछे और भी फाइटर्स हैं 200। जो वो एक टनल की बात हो रही है, उसमें 4-5 टनल्स है वहां, उसमें 2 टनल्स इजरायली जो येलो लाइन है उसके इधर है, तो हमास के फाइटर्स ऊपर आके निकल नहीं सकते हैं। तो इजराइल ने उसको ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे उन्होंने ट्रैप कर दिया है, लेकिन हमास के फाइटर्स ट्रैप नहीं है, वो निकल सकते हैं वहां से। और अभी क्या है, अभी आप देखिएगा इजराइल कैसे झुकेगा। एक राजनीतिक पूरा एक बैटल ऑफ नर्व्स चल रही है, पॉलिटिकल वॉर चल रही है। हमास का ये कहना है कि उन फाइटर्स को इजराइल बाइज्जत वहां से वो उनको छोड़े। इजराइल कह रहा है कि हथियार अपने डालो तब जा सकते हो, फिर लेकिन उसको भी मना कर दिया नेतन्याहू ने कहा हथियार डालने से कुछ नहीं होगा, हमास के लोग हैं, हम इनको खत्म करेंगे। तो खत्म कर क्यों नहीं रहे? जब तुम्हें पता है कि यहाँ 200 हैं और उधर और हैं, तो तुम बम्बार्डमेंट क्यों नहीं कर रहे? बम्बार्डमेंट पता क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर इजरायली सिविलियंस की बॉडीज है, और अगर वो बम्बार्डमेंट करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगी। और ये बात इजराइल की पब्लिक को पता चल गई, नहीं तो नेतन्याहू बॉम्ब कर देता। कितने इजरायली कैप्टिव्स को आईडीएफ ने मारा है खुद ही अपनी गोलियों से बचाने के नाम पे, वो भी सब सारी चीजें खोल रही। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है कि जो सीक्रेट वॉर की जो बात है, टनल्स की जो बात, उसमें ऐसा मार रहे हैं कि आप देखिएगा कुछ दिनों बाद जब वो बात आएगी। वेस्ट बैंक में अलग चल रहा है, उसके बारे में भी बात होगी, लेकिन यहां पर जो गाजा की पूरी सिचुएशन है, इसमें इजराइल की पोल खुल गई है। इजराइल नंगा हो गया एक तरह से, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहां मुंह छुपाए। उसके बाद ईरान में देखिए जो एक जबरदस्त, एक जो खामनेई साहब ने भी जो पूरा भाषण दिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान में कभी भी कोई दोस्ती नहीं हो सकती है। ये भी उन्होंने कहा कि ये डेथ टू इजराइल का नारा फिर से लगा, डेथ टू इजराइल इसका नारा फिर से लगा, और ये हम 79 के बाद से लगातार लग रहा है, और 12 दिन के युद्ध के बाद ये थमा नहीं, कभी और बढ़ गया। और जो लिबरल्स हैं ईरान के, जिनके ये शक था कि ये लिबरल्स कुछ ना कुछ उसमें बदमाशी करेंगे या कुछ उसको बदलने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से वही चीजें लौट के आई हैं, डेथ टू इजराइल। और ग्लोबल अहंकार, वैश्विक अहंकार के खिलाफ पूरी तरीके से ईरान लामबंद है। और ईरान के साथ साथ ओमान जैसे देश भी, जो कि सुन्नी मुल्क है, ओमान की तरफ से भी बड़ा सरप्राइजिंग बयान आया कि उनको अब पता चला है कि असली दुश्मन ईरान नहीं। देखिए अब इसका मतलब कि कोई बता रहा है, कोई इस तरह का इजरायलीज का कुछ किसी सुन्नी स्कूल्स में पेनिट्रेशन है, बता रहा है कि ईरान को दुश्मन मानो, लेकिन ओमान की तरफ से बयान आया कि ईरान दुश्मन नहीं है, असली सारी समस्या की जड़ इजराइल है। यह बात ओमान ने खुल के कही, और ओमान के ईरान से अच्छे संबंध भी रहे, आपको पता होगा। अब यही बात देखिए कल कतर कहेगा, यही बात टर्की कहेगा, क्योंकि टर्की में भी अर्दोगन अब इस बात को कह रहे हैं कि वो हमास की तारीफ कर रहे हैं, हमास के साथ खड़े।
और जिस ट्रम्प के प्लान की बात मैं बता रहा था, जिस पे एक शायद कल मैं ज्यादा उस पर बात करूंगा, कि ट्रम्प के जो प्लान का जो एक इंटरनेशनल फोर्स बनाने का जो प्लान है, कि पहले एक टेक्नोक्रेटिक जो कमिटी बनेगी ए पॉलिटिकल लोगों की, पैलेस्टीनियंस की, फिर एक सिक्योरिटी फोर्स जाएगी इंटरनेशनल, उसमें ट्रूप्स होंगी, वो सेफगार्ड करेंगी, फिर हमास के डिसआर्ममेंट की बात है जो ट्रम्प भी उसको साइड स्टेप कर जाता है, उस पे गोल हो जाता है, वो सारी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी बहुत उसमें टाइम लगेगा, उसके पहले कुछ भी हो सकता है। एक जो अभी देखिए वहां पर राफा में मामला फंसा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ईरान का मैं आपको बताऊं कि कैसे ईरान ने अमेरिकन फ्लैग्स को लिटा के उसके ऊपर से मार्च कराया बच्चों को। ईरान के बारे में और भी बहुत सारी बातें आई हैं, हथियारों के मामले में जैसे। अब हथियारों में जो ईरान जिस तरीके से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को सही कर रहा है और बेहतर बना रहा है, उसके साथ साथ मैंने आपको पूरा ईरान पे वीडियो मैंने बनाया था जिसमें बताया था मैंने कि स्पेस, सैटेलाइट, इन सारे माध्यमों से, रोबोटिक्स, एआई, ये सारे जो फील्ड्स हैं इसमें ईरान लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब दुनिया भी इस बात को मान रही है कि ईरान के पास जो चीजें हैं वो शायद किसी के पास नहीं। देखिए खासियत देखिए, चाइना, रशिया और ईरान, ये तीन ऐसे देश हैं जो अपना सामान खुद बनाते हैं और हर महीने या हर 10 दिन, महीने भी नहीं, हर 10-15 दिनों में दुनिया को चौंका देते हैं नई चीज लाके। रशिया का आप जानते ही हैं, चाइना का आप जानते हैं, ईरान का आप जानते हैं। ईरान का हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे वो दुनिया को चौंका रहा है हर तरीके से। मिसाइल्स उसने कैसे, अभी तो वो अब अपनी मिसाइल्स में लिखवा रहा है डेथ टू इजराइल। मतलब अगली बार इजराइल ने अगर हिमाकत की, हालांकि आपको याद दिला दें हमने बताया था कि इजराइल नेतन्याहू ने प्यूटिन के माध्यम से मैसेज पहुंचवाया कि हम युद्ध नहीं चाहते, और ये अल-शरा को, और अल-शरा अब देखिए नेतन्याहू ने अल-शरा के माध्यम से पहुंचाया, अल-शरा ने प्यूटिन से कहा, प्यूटिन ने ईरान से कहा। अब ये जो सारा खेल चल रहा है अल-शरा के बारे में और भी बड़ी मजेदार बात आई है कि खुद ही उसने अपने ही खिलाफ वारंट एक निकाल दिया। यानी एक जो आइसिस में जब ये था तो इसका नाम जुलानी था, तो अभी एक किसी जुलानी के नाम वारंट निकल आया। अब हो सकता है कि अल-शरा का कोई उसका दोस्त, उसके जो साथ के लोग हैं उसके कैबिनेट में, सो कॉल्ड कैबिनेट, उन्होंने ही कुछ ऐसा खेल कर दिया हो, कुछ होगा अंदर का। वहां पर इंटरनेशनल फाइटर से लड़ाई चली रही है, वो सब चीजें हैं, वहां पर रेजिस्टेंस से लड़ाई चल रही है, तो वहां कब क्या हो जाए कुछ कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मैं देखिए आपको एक एक चीज बता रहा हूं। अच्छा, ईरान के बाद लेबनान। अब लेबनान में जो पूरी एक सिचुएशन है, इजराइल का बकायदा एक आर्टिकल आया हिब्रू वेबसाइट में, जिसमें इजराइल ने कहा कि हम वॉच कर रहे हैं लेकिन हिजबुल्लाह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लिटनी रिवर के साउथ से वो आगे बढ़ रहा है, ये हम देख पा रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे। आज भी एक एयर स्ट्राइक इजराइल ने की, एक लेबनीज शहीद हुआ। अब शहीद तो मान लीजिए आप सिविलियंस को कर रहे हैं, उसमें कभी कभार कोई हिजबुल्लाह को फाइटर भी मारा जाता है, वो भी शहीद होता है, लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर है वो क्या है, वो मैंने आपको बताया कि इजराइल ने जब कोशिश की ब्लीदा से आगे बढ़ने की, तो वहां पर लेबनीज आर्मी का उसको सामना करना पड़ा, उसको वो पीछे हट गई। अभी इजराइल में हिब्रू वेबसाइट यही कह रहे हैं कि अगर इजराइल आगे बढ़ा तो उसमें बहुत बहुत संभावना है कि वो जो लेबनीज आर्मी है उससे भी इस बार भिड़ना होगा। तब क्या होगा? और वहां यूनिफिल भी है, यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स भी है, जिससे इजराइल की भिड़ंत हो चुकी है 2-3 बार। वो भी एक फ्रिक्शन है, मतलब वो भी एक झगड़े का एक बड़ा कारण है। और इसलिए इजराइल कोई आगे कदम नहीं बढ़ा रहा है। इतना सब होने के बाद भी उसके पास माउंट हर्मोन में उसका कब्जा है, सीरिया में, वो पूरा देख सकता है नीचे लेबनान को, सब कुछ वो, लेकिन वहां उसकी हिम्मत नहीं है आगे बढ़ के युद्ध डिक्लेयर कर। अब नेतन्याहू चाहता है युद्ध हो किसी भी तरीके से, क्योंकि वो उसकी समस्या बढ़ रही है वहां पर इजराइल में संकट बढ़ रहा है। वहां पर अभी जो पुलिस का सर्वे आया, 30,000 पुलिस पर्सनल इजराइल के, उनका सर्वे हुआ कि वो क्या सोचते हैं इजराइल की स्थितियां और गाजा युद्ध वगैरह,
तो उसमें उन्होंने इतना नेगेटिव था वो नेतन्याहू के खिलाफ और पूरे सिस्टम के खिलाफ इजराइल के, कि जो इजराइल का पुलिस चीफ है उसने उसने कहा हम विश्वास ही नहीं कर सकते हैं, फिर से सर्वे करो, फिर से सर्वे करोगे फिर वही आएगा। अभी जो मिलिट्री एडवाइजर हैं, जो लीगल हेड हैं आईडीएफ के, वो उनको रिजाइन करना पड़ा है, क्योंकि उन्होंने जो टॉर्चर का वीडियो है उसको उन्होंने लीक कर दिया और उसको उनको सजा दी जा रही है, वो गिरफ्तार हुई हैं। ये परसों बात आई थी कि कहीं गायब तो नहीं कर दी गई हैं। तो इजराइल धीरे धीरे एक बहुत ही डेंजरस, एक जैसे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का हाल हो गया था, कौन कब गायब हो जाए, और सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज 1989 में वो जो एक वेव आई एक क्रांति की, उसमें सब ढह गई, क्योंकि कहने को वो कम्युनिस्ट थी, अंदर से वो पूरा अथॉरिटेरियन पुलिस स्टेट थी। ये तो पुलिस स्टेट भी नहीं है, ये तो नेतन्याहू का वन मैन स्टेट है, जो सारी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, सबको ये कर रहा है। अब वहां तो विद्रोह अंदरूनी कभी भी हो सकता, और लंबे समय से ये बात हो रही है। ऐसे ही होता है, धीरे धीरे जो बात चलती है, ऐसी जो आग सुलगती रहती है वो एकदम से लपट मारती है। तो ये जो देखिए एक पूरी सिचुएशन है। अच्छा, उसके बाद चाइना, देखिए वेनेजुएला के मुद्दे पे चाइना भी आगे आ गया, और चाइना ने कहा है कि वेनेजुएला पे अगर जो भी हमला होगा उसके लिए, एक तो चाइना ने कहा वेनेजुएला तैयार है, दूसरा उसने कहा कि अगर अमेरिका ने ऐसा दुस्साहस किया तो इसका जवाब दिया जाएगा। अब चाइना कह रहा है जवाब दिया जाएगा। और अभी ट्रंप और जी जिनपिंग की मीटिंग हुई है, जिसको ट्रंप ने बहुत पॉजिटिव कहा, वह कहा कि बड़ी तारीफ की सब। अब ये देखिए, ट्रंप की हिम्मत नहीं हो रही है वेनेजुएला पे हमला करने। बार बार ये रोज खबरें आती हैं, प्लांटेड खबरें, कि ये आज यूएस इतना बढ़ गया, एक आइलैंड उसने जो बहुत दिनों से उसने अबंडन कर दिया था, छोड़ दिया था कोल्ड वॉर के समय का, उसको रिवाइव किया है, वेनेजुएला पे हमला होगा। अरे तो वेनेजुएला पे हमला मजाक है क्या? वेनेजुएला में जो फोर्सेज हैं 30 लाख से ज्यादा, वहां पर मिलिशिया है, वहां की आर्म फोर्सेस तो छोड़ दीजिए, वो पूरा मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था उसकी ट्रेनिंग का, तो वो बड़ी पुख्ता फोर्सेज है वहां। कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब छोटा सा देश, क्यूबा जैसे देश को, क्योंकि अपने मतलब सबसे छोटा देश माना जाता है, जो लैटिन अमेरिका में बहुत सारे देश हैं। 1959 से क्रांति से अभी तक यूएस ने कम से कम 1000 एक्सटर्नल और इंटरनल प्लॉट्स उसने किए कि यहाँ कुछ हो, कुछ नहीं। क्यूबा जस का तस है, वेनेजुएला भी जस का तस रहेगा, तुम कुछ नहीं उगाड़ सकते। गुस्ताव जो पेड्रो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है, मैंने बताया, वो डिफाइंट है। फिर चिले है, ब्राजील है, मेक्सिको है, ये सब जो देश हैं अमेरिका के खिलाफ हैं। लैटिन अमेरिका में बड़ी, अर्जेंटीना को छोड़ो कि जिसका जो चीफ है, जो प्राइम मिनिस्टर भी फिर से चुन के आया है, वो जियो है, जेवियर क्या उसका नाम है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन वहां पर जायनिज्म का एक मजबूत आधार है अर्जेंटीना में। लेकिन वहां भी अब प्रदर्शन शुरू हो गए हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ ये शायद फ्रॉड था। सूडान में देखिए और खबर आई है, यूएन की रिपोर्ट आई है, यूएन की रिपोर्ट ने कहा है कि सूडान में जो हुआ है उसमें यूएई का हाथ है। ये देखिए कंफर्म हुआ है कि सूडान में जो हुआ उसमें यूएई का हाथ है। उसके बाद जो दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, नाइजीरिया में भी इस तरह की बात आई है कि जब नाइजीरिया को जो धमकी दी जा रही है, उस धमकी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स ने कहा है, यानी रशिया और चाइना ने कहा है कि हम लोग एक स्पेशल मीटिंग बुलाएंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, कि अमेरिका की ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया। अब आप बताइए, बातचीत भी चल रही है, रशिया और अमेरिका में बातचीत यूक्रेन वॉर को लेकर चल रही है, जहां लगातार यूक्रेन हार रहा है, मैं बीच बीच में बताता रहता हूं। चाइना को लेके ट्रंप की मीटिंग हुई, ट्रंप पूरा दौरा कराए, लेकिन ताइवान वाला इशू जस का तस है। ताइवान पे चाइना ने 2027 तक कब्जा करने की एक तरह से कसम खा रखी, डिक्लेयर कर दिया है 2027 कि ताइवान पे कब्जा हो जाएगा, कोई कुछ भी करके देख ले। अब ये देखिए, ये जो पूरी विश्व की स्थिति है, इसमें डॉलर की हेजुमनी को चैलेंज किया जा रहा है, अमेरिका की हेजुमनी को चैलेंज किया जा रहा है, और सबके बीच में गाजा है, और गाजा मजबूत है, और गाजा के चारों तरफ चीजें घूम रही हैं। जीत रेजिस्टेंस की हो रही है, और अब अगला फ्रंट खुलने का इंतजार है। यमन को जो धमकी दी थी, यमन के जवाब के बाद इजराइल कुछ कर नहीं पाया। ये देखिए आज के समाचार थे। कल मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा 2 वीडियो लेके।
तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।